नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 अप्रैल 2026। आज हम यूरोप के जटिल भू राजनीतिक हालात पर नजर डालेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाटो के अंदरूनी तनाव, रूस का बढ़ता दबाव और ईरान का असर, ये सब मिलकर इस महाद्वीप का भविष्य कैसे तय कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंस अपडेट आप तक प्रोवेव एआई लेकर आया है। प्रोवेव एआई ही स्टाइलो न्यूज़ और एआई पावर्ड स्टाइलो इंटेलऑप्स प्लेटफॉर्म का डेवलपर है, जो आपको देता है एआई पावर्ड ऑन डिमांड समाचार और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा ट्रांस अटलांटिक गठबंधन जो अंदर से ही बिखर रहा है। देखिए, अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, बाहर से दबाव भी है और इन सब के बोझ तले एकजुटता एक बड़े संकट में है। तो सवाल ये है कि ये दरारें आखिर पड़ क्यों रही हैं और दुनिया की सुरक्षा के लिए इसके मायने क्या हैं। और हाल ही में वॉशिंगटन से आए कुछ बयानों ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया है। जब ईरान संघर्ष में समर्थन की कमी की बात आई तो नेटो सहयोगियों को कागजी शेर तक कहा गया। देखिए, इन बातों ने गठबंधन के सबसे अहम सिद्धांत यानी कलेक्टिव डिफेंस की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। असल में जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट इस गठबंधन को कई तरफ से खींच रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में अस्थिरता है और फिर हॉर्मुज स्ट्रेट का रणनीतिक मोर्चा भी है। इन सब चुनौतियों का दायरा इतना बड़ा है कि नाटो की एकता और उसकी ऑपरेशनल तैयारी दोनों पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। ये एक तरह से संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों की परीक्षा है। इस दरार की जड़ में जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिडिल ईस्ट के संघर्ष पर एक राय ना बन पाना। अब ये असहमति सिर्फ रणनीति को लेकर नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि गठबंधन के अंदर प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं और हर देश अपने अपने घरेलू दबावों से भी जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों से हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए सीधी मिलिट्री मदद की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के देश इस पर काफी हिचकिचा रहे हैं। वो सीधे टकराव से बचना चाहते हैं और उनकी प्राथमिकता यूरोपीय सुरक्षा और कूटनीतिक समाधान खोजना है। इस रणनीतिक मतभेद का असर दूर तक जा रहा है। कीव में ये चिंता बढ़ रही है कि अगर सबका ध्यान ईरान पर चला गया तो यूक्रेन की रक्षा के लिए जो जरूरी संसाधन और तवज्जो चाहिए वो कहीं और बढ़ जाएंगे। और ये डर बिल्कुल जायज़ है कि एक मोर्चे पर फोकस करने से कहीं दूसरा मोर्चा कमजोर ना पड़ जाए। और इन सब के बीच मॉस्को गठबंधन की इस अंदरूनी खींचतान को बड़े ध्यान से देख रहा है और सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि इसका फायदा भी उठा रहा है। रूस इन बंटवारों का इस्तेमाल अपने हित साधने और पश्चिम में अस्थिरता बढ़ाने के लिए कर रहा है। ये एक बहुत ही सधा हुआ खेल है। विश्लेषण से ये साफ है कि रूस को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो आर्थिक तौर पर, जहां मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से तेल की कीमतें बढ़ती हैं और उसे राजस्व मिलता है, और दूसरा रणनीतिक तौर पर, जहां पश्चिमी देशों का ध्यान बंटने से उसे यूक्रेन पर हमले जारी रखने का मौका मिल जाता है। और साथ ही नेटो के अंदर राजनीतिक दरारों को और गहरा करने के लिए डिसइन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल तो चल ही रहा है। इन सब के जवाब में नेटो ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट को, जो कि इस गठबंधन का एक बुनियादी दस्तावेज है, उसे आधिकारिक तौर पर बदल दिया है। अब इसमें रूस को साफ तौर पर यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा माना गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और एक नए दौर का संकेत भी। इस बढ़ते दबाव के जवाब में यूरोप के देश भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक ठोस कोशिश दिखाई दे रही है। इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता की तरफ एक कदम कहा जा रहा है। और ये कोशिशें कई स्तर पर हो रही हैं। देश अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। रोमानिया ने अपने यहाँ ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि फिनलैंड अपनी नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी पर फिर से विचार कर रहा है। बाल्टिक देशों और पोलैंड के बीच रक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। ये सब उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। बोझ बंटवारे का मुद्दा ये अभी भी विवाद का एक बड़ा कारण है। वॉशिंगटन की मांग है कि नेटो के सभी सहयोगी देश अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। ये मौजूदा 2% के लक्ष्य से बहुत ज्यादा है और जाहिर है कई यूरोपीय देशों के लिए ये एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौती है। और इस बदलाव की बात सिर्फ मौजूदा नेता ही नहीं कर रहे हैं। नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फॉग रासमुसन जैसे पुराने नेता भी यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि अब यूरोप को वैश्विक सुरक्षा में एक बड़ी लीडरशिप भूमिका निभानी होगी। उनके मुताबिक यह अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है।
तो अब आगे क्या? आने वाले कुछ महीने बहुत अहम होने वाले हैं। कुछ खास घटनाएं हैं जो यूरोप की सुरक्षा का भविष्य तय करेंगी। आइए देखते हैं कि किन बातों पर नजर रखनी होगी जिनसे हमें अंदाजा लगेगा कि ये गठबंधन किस ओर जा रहा है। कुछ तारीखें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। 12 अप्रैल को हंगरी में संसदीय चुनाव हैं, जिनका असर यूरोपीय संघ और क्षेत्रीय समीकरणों पर पड़ेगा। फिर 2026 के मध्य में यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्री मिलेंगे सहयोग बढ़ाने पर बात करने के लिए। और साल के आखिर में एक अहम नेटो समिट होगी जिसमें गठबंधन की एकजुटता और रणनीतिक कदमों पर चर्चा होगी। ये सब घटनाएं भविष्य के लिए बड़े संकेत देंगी। तो सवाल अब भी वही है कि अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच ये 77 साल पुराना गठबंधन इस नए जियोपॉलिटिकल माहौल में खुद को कैसे ढालेगा, और क्या ये ढल भी पाएगा? ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है, इसका जवाब आने वाले दशकों के लिए दुनिया की सुरक्षा को तय करेगा। इन घटनाओं के और भी गहरे विश्लेषण के लिए हमारा पूरा विश्लेषण जरूर सुनें। आप अपने पसंदीदा चैनल पर स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट खोज सकते हैं या इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। उसमें हमने प्रमुख निर्णय निर्माताओं के नजरिए और आगे के संभावित कदमों पर विस्तार से बात की है। इस स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस लगातार बदलती दुनिया में जानकारी रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। AI पावर्ड ऑन डिमांड न्यूज़ के साथ हमेशा अपडेट रहने के लिए www.stylonews पर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।